कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे साथ प्रदीप जी प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी स्टूडियो में। अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर एक बात जो प्राइम मिनिस्टर ने अंत में कही कि इनको मालूम था कि मैं शुरू होऊंगा तो रुकूंगा नहीं, तो इसलिए चले गए ये। आज दिन में कोई और भी मुझसे ये कह रहा था कि कांग्रेस ने अच्छा किया कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया, तो एक ही जगह सुननी पड़ेगी, नहीं तो दो भाषण में सुननी पड़ती मोदी जी की बात। तो लोकसभा में तो भाषण हुआ ही नहीं। लेकिन आप सोचिए ये भी पहली बार हो रहा है इतिहास में कि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब नहीं आ पाया, बोलने ही नहीं दिया गया। वैसे तो दोनों सदन महत्वपूर्ण है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, लेकिन लोकसभा की बात अलग है। वहाँ लोग सीधे जनता से चुनकर आते हैं, तो उसका महत्व एक अलग तरह का है। वहाँ प्रधानमंत्री को न बोलने देना। अब मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस में कौन सलाहकार थे जिन्होंने ये सलाह दी कि प्रधानमंत्री को बोलने न दिया जाए। इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ? बीजेपी को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसका आकलन करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस अगर कोई भी पार्टी एक नई स्ट्रेटजी बनाती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर विचार करती है कि इसका हमको राजनीतिक फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इससे हमारी छवि बेहतर होगी, खराब होगी। तो ये कदम उठाकर कांग्रेस की छवि बेहतर तो नहीं होने वाली है कि आप देश के प्रधानमंत्री को सदन में न बोलने दें। तो इतना ही नहीं, स्पीकर ने बोला कि मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से मत आइए, यहां आपके साथ कोई अप्रिय अप्रत्याशित घटना हो सकती है, ना आए आप। और दूसरी बात जो बताई गई कि मतलब प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी जहां बैठते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस की महिला सांसदों ने आगे और पीछे से घेर लिया था उसको। तो इस तरह का काम करके आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, देश को बताना क्या चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क कल जो लोकसभा में हुआ और आज जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, दोनों से अंतर समझ में आता है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 11.5 साल बाद बनी हुई है अगर, तो उसकी वजह से उनका विजन, वो जो बोल रहे हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं। अब आप उस पर विवाद कर सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उतना नहीं हुआ है, कम हुआ है, आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, आप जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको नहीं हासिल कर पाएंगे। ये सब तो आलोचना हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? वो बात केवल देश के बारे में कर रहे हैं, देश के गरीबों के बारे में कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, देश की सैनिक तैयारी के बारे में बात हो, तो एक उनके पास विजन है। उस विजन से आप असहमत हो सकते हैं, उसमें मीन मेख निकालिए, उसमें कमी निकालिए, ये विपक्ष का काम है। लेकिन सर आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मन में एक शायद थोड़ा रोष या कुछ था, जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, और इस तरीके से लोकसभा में उनको नहीं आने दिया गया, बोलने दिया गया, लगा कि थोड़े मन में ये बात थी उनके। नहीं, मुझे तो थोड़ा उल्टा लगा। उस तरह का मतलब आवेश, उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दिया जो कायदे से होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको समझ में आया कि एक सीमा के बाद ज़्यादा आक्रामक होंगे, तो वो काउंटर जो है हालांकि नहीं, लेकिन कांग्रेस को और खासकर गांधी परिवार को घेरा ही उन्होंने, काफी कुछ कहा। तो राहुल गांधी को शातिर दिमाग कहा, कहा ये तो वो लोग हैं, चोरी इनका पुश्तैनी धंधा है इस परिवार का। एक गुजराती सरनेम ही चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। ये परिवार सोचता है कि इस पद पर इनकी पैतृक अधिकार है, इनका कब्जा होना चाहिए। फर्क जो आया है कि प्रधानमंत्री का टारगेट धीरे धीरे कांग्रेस का परिवार बन रहा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा थोड़ा पृष्ठभूमि में जा रही है, डायरेक्ट परिवार सीधे, और उधर से कांग्रेस की ओर से भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि कैसे खराब हो, उसको कैसे चोट पहुंचाए। दोनों तरफ पर्सनल हो रहा मामला, दोनों तरफ से। गांधी फैमिली वर्सेस नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। अच्छा, ये बात कहने की वो पहली बार नहीं कही है उन्होंने, लेकिन अब जो कुछ देख रहा है ये लग तो रहा है कि मामला नफरत वाला ही है सर। कांग्रेस वर्स, या मैं तो सीधे राहुल गांधी कहूँगा, और मोदी, ये रिश्ता नफरत का ही बन गया है। अच्छा, राहुल गांधी की मम्मी क्या करती थी? मौत का सौदागर किसने कहा था? वो पर्सनल नहीं था क्या? क्या भाजपा पे अटैक था वो? या कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जिस प्रकार की मछली के शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए, वो क्या पर्सनल नहीं था? मोदी को लेके कांग्रेस पार्टी शुरू से सशंकित है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इतना लोकप्रिय है, इसके छवि में कहीं ना कहीं से दाग लगाओ, और इसके सैकड़ों मतलब अनेकों प्रयास हुए हैं
उनके मीडिया सेल के द्वारा, उनके सर्वोच्च नेता के द्वारा, उनके सर्वोच्च नेत्री के द्वारा और उनकी आसन्न सर्वोच्च नेत्री के द्वारा भी इस प्रकार का प्रयास देखने को मिल रहा है। कहा उन्होंने 25 साल से, 2001 से जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, 25 साल से ये एक सत्र ऐसा संसद का नहीं हुआ जहां मुझे गाली नहीं दी गई। मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ केंद्रीय एजेंसी ने 9 घंटे तक पूछताछ की और भारत की किसी अदालत में खरोंच तक नहीं आई उनकी छवि पे। तो ये देखना पड़ेगा। और आज तक 12 साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा है। जो मुझे तो आज जब ये संसद में ये हो रहा था, मुझे याद आ रहा था, प्रदीप जी को याद होगा, बोफोर्स के समय में 45 दिन तक संसद ठप रही थी। 45 दिन तक संसद ठप रही थी। अटल जी के समय में भी 2001 में 17 दिन तक संसद ठप रही थी। तो ये तो अभूतपूर्व नहीं है। ये अभूतपूर्व तो बोफोर्स के समय लोगों ने देखा है। नहीं, लेकिन अब भी कौन सा सत्र चलता है ठीक से? नहीं, अब याद करिए पिछले कई सालों से सत्र तो चलता नहीं, लेकिन विधायी कामकाज हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार इन लोगों ने ठान रखी है कि टिट फॉर टैट करेंगे हम। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या अमित शाह जी ने और राजनाथ जी ने उस दिन उनके वो पता नहीं प्रकाशित अप्रकाशित संदिग्ध असंदिग्ध लेख एक्सट्रैक्ट जो भी है उसमें मुझे नहीं मालूम है, राहुल गांधी, क्योंकि वो किताब हमने देखी नहीं है। कल राहुल जी के हाथ में देखी ही किताब, पन्ने थे भी कि नहीं थे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अंदर पन्ने में लिखा भी हुआ है कुछ, लेकिन वो कुछ पढ़ के बताने का प्रयास कर रहे थे एक वीडियो में, लेकिन वही बोल रहे थे जो वो उसमें तथाकथित एक्सट्रैक्ट से बोल रहे थे। आपको मैं ये बताऊं कि जिस पत्रिका से वो कोट कर रहे थे, जिसका प्रिंट आउट लेके आए थे, उसी पत्रिका में जोशी जी का भी अकाउंट छपा है और जोशी जी का एक इंटरव्यू चल रहा है, योगेश जोशी जी का, जो लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड के 31 अगस्त 2020 को कमांडर इन चीफ थे, उनका चल रहा है। उनकी बात भी सुननी चाहिए। मुझे पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको तो फ्री हैंड दिया गया था और हमने खदेड़ दिया। उनका वीडियो भी चल रहा है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, उनकी किताब भी है। अभी आप क्या कह रहे थे कि अमित शाह जी और राजनाथ जी को उस दिन बोलने देना चाहिए था राहुल गांधी को? उस दिन अमित शाह और राजनाथ जी को बोलने देना चाहिए था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो संसदीय परंपरा है, उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आपत्तियां सही थी, क्योंकि ऐसे तो फिर भी कोई मतलब कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल के ले आएंगे और कहेंगे कि इसमें ये लिखा है। अरे आज लोगों ने पूछा राहुल जी किताब आपको कहां से मिली, तो जवाब हंस दिए, मुस्कुरा दिए, बोले यू कैन इमेजिन कहां से मिली। नहीं, अब तो पता नहीं वो किताब में है क्या सर। अब तो एक इकोसिस्टम ये कह रहा है कि भारत में रुकी हुई है, बाकी जगह मिल रही है। कहा उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो नहीं, इसका उदाहरण है सर, हमारे पास सैटेनिक वर्सेस पूरे दुनिया में बिक रही थी। सर सैटेनिक वर्सेस को भारत सरकार से इसको तो प्रकाशन की अनुमति नहीं मिली है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रकाशन के बाद प्रतिबंध लगाना, प्रकाशन की अभी अनुमति तो नहीं मिलना, प्रकाशन तो उसमें के तो प्रोसेस में है ये उस किताब। पब्लिकेशन से तो नहीं आ सकता कम से कम उसमें। यानी मैं आपको भाषण सुन के क्या लगा जो उन्होंने बार बार कहा कि उससे पहले अगर आप देखें कि कल की जिस कहानी का जिक्र स्पीकर ने किया कि कल जो हुआ था महिला सांसदों वाला, तो उसमें पूरी कहानी ये थी कि स्पीकर को अपोजिशन कैंप से, अपोजिशन के नेताओं के द्वारा ही ये जानकारी मिली कि आज इस तरह की घेरेबंदी होने वाली है कि हमारे कैंप की 10-12 महिला सांसद वहाँ पे जाएंगी या कुछ अप्रिय स्थिति होगी। ये स्पीकर को इस लिहाज से मिला कि लगातार चेयर से ये कोशिश होती है, आप किसी भी दल के सांसद हो, कि एक अच्छा रेपो बना के रखें ताकि आपके क्वेश्चन लगे, आपको डिबेट में मौका मिले, समय मिलने का। तो उसमें कुछ अपोजिशन के नेताओं ने मुखबिरी कर दी, किसी ने मुखबिरी की, और ये होता है। अच्छा, ये आराम से, ये रूटीन प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कोई उसके लिए बहुत आपको एसवाई बनाने की जरूरत है। बातचीत में ही अपना पीआर बनाने के लिए लोग बता देते हैं, जिससे हाउस में उनको ज़्यादा मौका मिले। अब इस बात को बताया गया। अब दूसरी चीज़ देखिए कि जो हुआ, जैसे कैमरे के सामने तो बहुत छोटे कुछ सेकंड की तस्वीर आपको सामने मिली, क्यों वहाँ आप देखें कि एक्चुअल क्या हुआ था कि जब होना था डिबेट तो 8 से 10 महिला सांसद, जिसमें जो 3 दलित महिला सांसद हैं कांग्रेस की, वो पीएम के चेयर के एकदम इर्द गिर्द थी। प्रियंका गांधी ने उस बात को बोला भी कि पीएम के चेयर के सामने थी तो वो इतना क्यों डर गए। पीएम के चेयर के सामने होना क्यों था महिला सांसद को? अगर वेल में भी आपको जाना है तो आप अपने अपोजिशन वाले खेमे से कर लेते हैं, इधर तो आते नहीं, समझा जा सका। उसके बाद जैसे ही कार्रवाई बाधित हुई, वो महिला सांसद आगे बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद उनकी नज़र पड़ी निशिकांत दुबे पे, तो उनके तरफ वो आगे बढ़ने लगी और उनके पास जो बैनर था उसमें लिखा हुआ था कि जो उचित है करो।
अब निशिकांत दुबे के लिए तो हो नहीं सकता, वो तो पीएम के लिए ही था। वही मतलब वही और वही कि प्रधानमंत्री ने कहलवा दिया था आर्मी चीफ को। हाँ, तो उस लाइन को लेकर थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने निशिकांत दुबे को इशारा किया कि आप निकलो यहाँ से, तो निशिकांत दुबे ने बोला क्यों निकलूँ मैं। तब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ अलग मूड में है ये महिला सांसद, ये कुछ चाह रही हैं कि कुछ हो जाए ऐसा जिससे हंगामा हो। फिर निशिकांत दुबे ने कहा भाई कि अरे हमारी तो पुस्तकें, जो पुस्तक वो लेके आए थे, तो अनुराग ठाकुर ने बोला कि हम लोग लेके आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रोका उन महिला सांसदों को, उस पर वो नहीं रुकी। फिर अर्जुन मेघवाल जो कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी है, वो बीच में आया। उन्होंने ये कहा कि जब संसदीय कार्यवाही बाधित हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, तो अब ये सब करने का क्या मतलब है। अब समझा जा सकता है कि इन सब के पीछे, अगर वो इतनी आक्रामक थी, इतना रोकने के बाद भी वो आगे बढ़ रही थी, तो जैसे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द वो घेरेबंदी करती, तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को उस घेरेबंदी से डर था। प्राइम मिनिस्टर को या स्पीकर को इस बात का ध्यान रखना था कि वैसी स्थिति में सत्ता पक्ष के सांसद वो अपनी सीट पर बैठे नहीं रहते, वो इतना ज़्यादा आक्रामक होते कि उसमें कुछ होता, और ये मौका अपोजिशन चाह रहा था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ना शुरू हुई, अपराजिता सारंगी जो बीजेपी सांसद है बहुत एग्रेसिवली आगे गई। आज वो कह भी रही थी मुझसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ वो लोग, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच गए होते, वो लोग कुछ भी करते, तो मैं तो किसी भी हद तक जाती। और ये आराम से सत्ताधारी पक्ष के लोग निश्चित तौर पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि संख्या बल इनका ज़्यादा है, तो ये हावी होते। और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन ये हंगामा क्रिएट कर, बहुत अगली सीन बनता, बहुत ही अगली बनता। और उससे बचने के लिए स्पीकर ने आग्रह किया, जैसा कि उन्होंने हाउस में बताया भी इस बात को, प्राइम मिनिस्टर भी उस बात को समझे कि खामखा अगर वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। और उससे पहले आप देखें कि जब तय था कि पीएम शाम में 5 बजे भाषण देंगे, तो अपोजिशन के कई नेता ये बात बोल रहे थे कि राहुल जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है कि वो आएँ। किस आधार पर आप कह रहे थे? क्योंकि उनको ये पता था कि ये बात उस कैंप तक पहुँच गई है कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब दूसरी चीज़ देखें कि प्रियंका गांधी बीजेपी के कई सांसदों से मिलकर पूछ रही थी कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा, आप लोगों को उचित लगता है क्या? ये कहना चाहिए था। उन बीजेपी सांसदों ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत सरकार के मंत्री रणनीत बिट्टू को एक सिख व्यक्ति को गद्दार कहा, क्या वो कहना चाहिए था? तो ये खूब चला है हाउस में। नहीं, इवन जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो मोदी जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला, वो क्या था? वो आप पर्सनल हो रहे हो, वो इन्वाइट ही कर रहे हो, क्या हो कीचड़ कीचड़ खेलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और उस तरह की चीज़ में, और प्राइम मिनिस्टर का तो एकदम से तय था कि भाई आज राज्यसभा की स्पीच को अगर आप देखें तो एकदम से उन्होंने, एक होता है ना कि धागे खोल देना, पहले तो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो उन्होंने बताया कि कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें की गई है। भाई जिस आबादी को आप बोझ मानते थे, उस आबादी को पीएम पूंजी मानते हैं। नेहरू और इंदिरा दोनों बोझ मानते थे, ये पूंजी मान रहे हैं। और उसमें बताया कि दूसरी चीज़ जो ज़्यादा दिलचस्प ये थी कि राहुल गांधी को लेकर अगर आप देखें सौरभ, तो एकदम से समझ में आता है कि, और ये ऐसा नहीं कि आज का, ये अभी का कोई डेवलपमेंट है, नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी और उस सोच में, उस गांधी परिवार की सोच में एकदम से वो व्यक्तिगत खुन्नस, घृणा, नफरत है ना, नफरत ही वो है एकदम से, उसमें कोई मतलब कितना ही मोहब्बत की दुकान करें राहुल बेकार गांधी, भाई पॉलिटिकल लाइन पे आप कितना भी टफ लाइन ले लो, ममता बनर्जी कितना टफ लाइन लेती है मोदी के लिए, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात तो अच्छी होती है ना। और प्रधानमंत्री ने जब आज अपना भाषण शुरू किया, उस वक्त जबरदस्त नारे लग रहे थे, प्रदीप जी, नारे लग रहे थे, एलओपी को बोलने दो, विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, विपक्ष का अपमान नहीं सहेंगे। जो अभी आपने कहा ना टिट फॉर टैट, वो टिट फॉर टैट ही था। कल खुल के कह रहे, कांग्रेस के नेता सब कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो मोदी जी को नहीं बोलने देंगे, लेकिन हुआ थक के फिर जाना ही पड़ा, विपक्ष को ही जाना पड़ा, मोदी जी तो बोल लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इमरजेंसी लगाया, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजा। उस समय भी इतनी कटुता विपक्ष और सत्ता पक्ष में नहीं थी, बातचीत संवाद तब भी था। इससे बेहतर हालात थे, इस बहुत बेहतर हालात इमरजेंसी में। जिस पार्टी ने उनको हराया, उस पार्टी के अध्यक्ष थे जनता पार्टी के चंद्रशेखर जी। सरकार उनको सरकारी आवास देने को तैयार नहीं थे, गए मोरारजी से झगड़ा कर लिया। कहा चुनाव में हार जीत होती रहती, उसका ये मतलब नहीं है, वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सरकार को आवास देना चाहिए। तो इस तरह के संबंध थे। और उसके बाद बोफोर्स, भाई राजीव गांधी के बारे में या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में उस तरह का नारा पहली बार लगा, पूरे विपक्ष ने लगाया, तब भी संवाद कायम था। ऐसा नहीं कि बातचीत की टर्म्स न रही हो। ये शुरुआत जो है गुजरात से हुई है। गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए कांग्रेस को दो चीज़ें लग रही थी,
या तो ये कभी प्रधानमंत्री पद तक या राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच नहीं पाएंगे या हम पहुंचने नहीं देंगे। आप मणिशंकर अय्यर का 2014 का बयान याद कर लीजिए। उन्होंने कहा कि इस शताब्दी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये उनका मतलब वीडियो पर दिया गया बयान है। आगे की चाहे तो या एआईसीसी के बाद चाय बेच लें। हाँ, तो हम जगह दे देंगे। तो और गुजरात चुनाव के दौरान जिस तरह से सोनिया गांधी ने अटैक किया, मोदी ने पलटवार किया, वो भी सही है। कई बातें ऐसी बोली जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मौत का सौदागर और मनमोहन सिंह को याद कीजिए, क्या कहा था, मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कुछ कहा था, मर्डर, मास मर्डर टाइप कुछ कहा था, कि अहमदाबाद की सड़कों पर खून बहा। और मोदी की स्थिति खराब होगा, वो बेचारे क्या बोलेंगे, उनसे तो कहने के लिए कहा गया होगा। खराब हो, इसके लिए दंगा शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री के नाते मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्रियों से फोन किया कि हमको आप पुलिस भेजिए अपनी। दोनों राज्यों में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, दोनों ने मना कर दिया। नहीं, मैं वो मुझे सर जानना है आपसे, अभी आप जो कह रहे हैं, इवन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मन में भी उस वक्त के विपक्ष के लिए ऐसा बैर या नफरत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बैर या ना, देखिए हाउस में क्या बोलते हैं, अलग बात है। हाँ, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ क्या बोलते हैं वो अलग है, लेकिन निजी संबंध जो है, या कहें कि संवाद दोनों पक्षों के बीच में, वो नहीं टूटा था, नहीं खत्म हुआ। जो हालात सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बीच में हो गए, निश्चित ऐसे कभी नहीं थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये हुआ है कि मोदी के राइज की वजह से। मोदी की राइज की वजह, दो कारण, मोदी की राइज और मोदी की राइज को रोक नहीं पाए। अदालत का इस्तेमाल किया, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया। अभी अनंत जी कह रहे थे कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिनसे 9 घंटे पूछताछ हुई, पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच हुई। बिल्कुल, वो बोला उन्होंने कि इनको यही तकलीफ है कि मैं कैसे टिका हुआ हूं यहाँ पे, और उन्होंने ये कहा कि भाई, ये भी बोला कि हमारे देश में लाखों स्टार्टअप हो गए, ये परिवार अपने घर का स्टार्टअप नहीं चला पा रहा। सर, उसके पीछे के मनोविज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। जब हम एनालाइज कर रहे हैं पर्सनल एनिमिटी को, तो अटल जी से या उस समय के जो अडवाणी जी से राजीव गांधी को उतना खतरा नहीं था। लगता था कि चलो एक बार गए तो फिर आ जाएंगे हम। यहाँ तो सुरंग ही, अंधेरा ही दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, कि जब तक मोदी राष्ट्रीय राजनीति में है तब तक कोई उम्मीद की किरण ही नहीं दिख रही है। और आप सोचिए कि एक माँ के लिए ये कितना कष्टकारी होगा कि उनका पुत्र निरंतर असफल हो रहा है, तमाम तरह के बैकिंग देने के बाद। तो ये मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल तो अटल जी के समय, अडवाणी जी के समय, वीपी सिंह के समय सब था कि राजा मांडा आए 2.5 साल में चले गए, चंद्रशेखर जी आए 4 महीने में 8 महीने में चले गए, अटल जी आए 1.25 साल में चले गए, अटल जी आए फिर 5 एक ब्रॉड सेंस ये थे कि कांग्रेस हमेशा भारी रहेगी इन सब हाँ, पे। मतलब कांग्रेस को रिवाइवल का होप था। मोदी ने उस होप को खत्म कर दिया। कांग्रेस की जो आशा थी, सब मोदी जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अपने घर में भी तो झांके। हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ये भी तो सोचे। अब राहुल गांधी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि एक पगड़ीधारी को मैं गद्दार कह रहा हूं तो इसका क्या उपयोग करेगा ऑपोजिशन, सर ये मतलब उनके विरोधी। सर ये तो फिर किसकी प्रॉब्लम है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपनी विफलता का आकलन सब लोग नहीं कर पाते हैं। उनको तो लगता है कि मेरा वचन ही शासन है। उस परिवार से जहां की तीन प्रधानमंत्री हुए, तीन प्रधानमंत्री हुए और एक यूपीए की इतनी पावरफुल चेयरपर्सन हुई वहां कि जो 10 साल में उन्होंने देखा। और मोदी जी ने आज कहा भी कि उनका भी रिमोट था और एक हमारा भी रिमोट है, 140 करोड़ रिमोट से चलते हैं। तो एक एक करके न सिर्फ कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त करना, बल्कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल की जो भी उम्मीद होती है उसको चुन चुन कर पॉलिटिकली समाप्त करना, ये है पर्सनल एनिमिटी की वजह। ऐसा थोड़ी है। उम्मीद की किरण अगर जगती, अगर राहुल गांधी परफॉर्म कर पाते। अब इन्होंने आखिरी दांव प्रियंका गांधी का भी चल लिया परिवार ने, 2.5% रह गया यूपी में वोट। उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा मजबूत नारा दिया, उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया, उनके साथ और एक महासचिव बनाया गया। बावजूद इसके प्रियंका गांधी के भी नेतृत्व में तो
2.5% वोट पे सिमट गई कांग्रेस पार्टी, एक विधायक की पार्टी हो गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने जब लंबी राजनीतिक टनल में प्रकाश की एक किरण नहीं दिखाई देगी तो स्वाभाविक है कि अंधेरा करने वाले पर इसके आक्रमण होगा। इसके पीछे एक और कारण है, वो है मोदी के साथ साथ, और आप जोड़िए इसमें लालकृष्ण आडवाणी को, हिंदुत्व का बढ़ना, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ना। हम लोग मोदी की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से। लालकृष्ण आडवाणी से इस परिवार के अच्छे संबंध कभी नहीं रहे राजीव गांधी के बाद। अच्छा, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, टॉकिंग टर्म्स पर उस तरह से कभी नहीं रहे। इस सोनिया गांधी या यूपीए सरकार के दौरान ही ये हुआ कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी दीपावली के दिन, जब त्रिकाल पूजा पर बैठे हुए थे, उनको पूजा भी पूरी नहीं करने दिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो और ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी। तो उसका भी ये, और मोदी जो है हिंदू आइकन के रूप में उभरे। भला हो प्रणब मुखर्जी का जो उन्होंने लिख दिया, रुकवा दी। उन्होंने घुस के कैबिनेट मीटिंग में प्रणब मुखर्जी नहीं रुकवाई नहीं, उन्होंने ऐतराज जाहिर किया। नहीं, गिरफ्तारी तो हो गई, गिरफ्तारी बाद में हुई और वो नहीं उसी समय गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए, कई महीने जेल में रहे, प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट किया था प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने कहा था कि क्या आप किसी मुस्लिम को ऐसे कर सकते हैं ईद के समय, मौलवी को ईद के समय ये गिरफ्तार उन्होंने कर अपनी सकते हैं। किताब में आप लिखा। कह रहे हैं नफरत की वजह ये भी है कि ये हिंदू इतना क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था शंकराचार्य को? ठीक है, कि वो कन्वर्जन रोक रहे थे, वो बड़ा कारण था। अब ये जो अभी आप जो प्रियंका जी वाली बात कर रहे थे, प्रियंका जी जब सत्र होता है पार्लियामेंट का तो काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, यहीं ज़्यादा दिखाई देती हैं। वो पिछला सत्र तो पूरा उन्हीं के नाम था, इसमें भी वो काफ़ी एक्टिव है। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने हेडलाइन बनाई, विवाद से बनाई, चाहे जैसी बनाई हेडलाइन राहुल गांधी ने बनाई। लेकिन जब अगर बात आप करें कि क्या वो मैच्योरिटी, पॉलिटिकल वो दिख रहा है उनके अंदर अक्यूमेन, तो मैं ये पूछता हूँ कि जिसने भी ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव कर लो कल, लोग किसी से तो कांग्रेस में राय मशवरा हुआ होगा ना भाई, मैं ये काम क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जानकारी में नहीं होगा कि ऐसा हमारे लोग करने जा रहे हैं? नहीं, वहीं के निर्देश आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर ये बताता है आपकी क्या प्रूडेंस है। और प्रियंका गांधी तो आज उसको जस्टिफाई भी कर रही थी, ये बात कहते हुए कि अगर 3 महिला सांसद वहां चली गई तो प्रधानमंत्री इस बात से इतना क्यों डर गए, भाई क्यों चली गई चेयर के पास, जाहिर आप कुछ ऐसा कुछ कराना चाह रहे थे, आप कुछ इन्वाइट कराना चाहते हैं। दो चीज़ इस पर सौरभ ध्यान दें कि जैसे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही, मतलब राहुल गांधी इस लेवल पे कि हमको बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, फिर राज्यसभा में ऐसा क्यों हो गया कि आप बोलने दे रहे हो, क्यों वॉकआउट कर रहे हो? उसके पीछे वजह सर अब यह है कांग्रेस खेमे में कि कांग्रेस ने लोकसभा में जो रणनीति अख्तियार की, राज्यसभा पूरी तरह से उसके साथ मुतमईन नहीं था। आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब इतनी हंगामेदार तस्वीर रही तभी राज्यसभा की कार्रवाई आसानी से चलती रही थी, भी आराम से चला। और इस बात को लेके केसी वेणुगोपाल बहुत ज़्यादा असहज थे। दूसरा, अपोजिशन कैंप में एक बात हुआ था कि आज के राज्यसभा के 0 आवर वगैरह में अपोजिशन का कोई मामला नहीं उठेगा। कांग्रेस के 2 नेता दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, उन दोनों ने मामला उठाया। इस बात को लेकर फिर अपोजिशन कैंप का ये कहना था कि जब ये आपस में अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर सकते तो हमें क्या करेंगे। और वहाँ पे अपोजिशन एकदम बिखरा हुआ नजर आया था। जब बताया गया कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सीधे बोला कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए अगर पीएम की चेयर तक। और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ और ये है कि जिस रोनित बिट्टू जी के लिए गद्दार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जब कांग्रेस खेमे में ये बात हो रही थी तो उनको ये नैरेटिव दिया गया था कि आप लोगों को बताएं कि इस लिहाज से कहा गया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, इसके लिए उन्होंने गद्दार कहा था। तो जैसे ही पलटवार में उनसे पूछा जा रहा था कि उस हिसाब से, उस राहुल गांधी के पैमाने से जो तर्क आप लोग दे रहे हैं या राहुल गांधी दे रहे हैं, तो फिर तो रेवंत रेड्डी भी गद्दार हैं क्योंकि टीडीपी छोड़ के गए हैं। उसके अलावा सिद्धारमैया भी गद्दार हैं क्योंकि जेडीएस छोड़ के वो गए हैं। तो अगर उन दोनों नेताओं को भी पब्लिकली गद्दार कहा जाए तो क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत होंगे? वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए चुप्पी थी। तो सीधे समझ में आ रहा है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। और अगर चाइना वाले मसले को ही उनको अगर बोलना था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चीन के आधार पर आप सरकार की आलोचना करना चाहते थे। आपके पास और भी बहुत सारे सवाल थे, तो उन मुद्दों को पहले बोल लेते और बाद में इसको सवाल के तौर पे सामने रख देते। बोलते कि वही बात बोलते हो, हाँ, केवल उस किताब का जिक्र न करते और सवाल के तौर पे भाई उस समय क्या हुआ था बताइए। बहुत अगस्त में जो है 2020 में क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, वो न कहते कि ये इस किताब में मैगजीन में छपा है। सामंजस्य देखिए बीजेपी के लोगों में भी नहीं है, ये आम राय, एक राय नहीं है। कैसे
आज सुबह ही जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में राहुल गांधी को अबोध बालक कहा और प्रधानमंत्री ने शातिर दिमाग कहा। अब या तो अबोध है या शातिर है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो क्या है राहुल गांधी? सर मेरे ख्याल से तो अबोध ही ज्यादा आप अबोध apt है। मानते हैं? नहीं, अब अबोध में शातिर भी आ जाता है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तो फिर कर क्या। शातिर नहीं हो सकता सर। मतलब ठीक है, साथ साथ नहीं हो सकते दोनों। अबोध एक संदर्भ में हो सकता है कि आप राजनीति या राजनीतिक रणनीति के बारे में अबोध है, आपको समझ में नहीं आता कि अपने हित के लिए बना रहे हैं कि एक आपके अपने विरोध के लिए बना रहे हैं। शातिर ये है कि आप योजना बनाकर कर रहे हैं, यानी आपको समझ नहीं है परिणाम क्या होगा ये नहीं समझ रहे ये हैं, नहीं समझ रहे हैं। ये योजना बना रहे हैं। इस रणनीति से फायदा होगा नुकसान होगा ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे हम सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि सामने वाले को चोट पहुंचे, सामने वाला तिलमिलाए, मेरा फायदा हो नुकसान हो इससे कोई मतलब नहीं। इसको बहुत आसानी से भी सौरभ इस रूप में समझ सकते हैं आपके सवाल का कि जैसे मान लीजिए कोई कानून का बोध जिसको ना हो, कानून के मामले में अबोध हो। अबोध मतलब क्या? जिसको बोध ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो। तो कानून की जानकारी जिसके पास ना हो वो भी बहुत शातिर अपराधी तो हो सकता है ना। लेकिन राहुल गांधी की कुल जमा कोशिश ये है। एक चीज आप लोग अबोध पे चले गए, मैं एक चीज और, वो जो महिलाओं को घेरने वाला था प्रसंग, उसमें आप याद करिए राहुल गांधी तो खुद ही प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे झप्पी देने के लिए। गजब था वो भी भाई वो भी अभूतपूर्व था, गले पड़ गए थे। जब आप मतलब नेता विपक्ष थे नहीं उस समय आप एक सांसद थे और आप प्रधानमंत्री तक ये दिखाने के लिए कि चले गए कि आई एम ए रियल गांधी, मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहता हूं। और उसी की का ये अगला स्टेज है कि महिलाएं जाके प्रधानमंत्री को घेर लो। ये नहीं है, ये बहुत ही सुचिंतित, सुविचारित और एकदम घटिया राजनीति, मतलब जिसको कह सकते हैं वो थी कि एक महिलाओं का उपयोग करके जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को घेरने खास तौर पर महिलाएं ही भेजी गई, महिला और ये तो सांसद ही विजुअल भेजी में दिख रहा है, इन्होंने तो और विस्तार उसमें से भी बता दिया, पीएम लेकिन के वो साथ विजुअल तो में भी दिख रहा है। 3 दलित महिला सांसद, मतलब पीएम के चेयर के पास तो पर्टिकुलरली 3 दलित महिला सांसद, ताकि कुछ भी अगर हो, अरे कोई जोर से भी बोल दे उनके सामने तो कुछ जो भी है हो वो जाए। है। हाँ, अरे तो सर, अगली तस्वीर बने और उन्होंने सीढ़ियां हाथ- उसमें। बचपन में लड़कियां एक खेल खेलती हैं, घोघो रानी कहते हैं उसको, उसी तरह से सब हाथ एक दूसरे का पकड़ के और वहां पर घेरा बनाया। जो विजुअल चंद सेकंड का आता है उसको अगर आप स्लो मो करके फ्रेम बाय फ्रेम देखिए तो आपको स्पष्ट प्रियंका दिखाई गांधी ने कहा नॉनसेंस है बात ये कि हम प्रधानमंत्री को प्रियंका जी तो कुछ करना चाहते प्रियंका थे। जी निश्चित वो, और आज पहली बार ऐसा हुआ है प्रियंका गांधी आमतौर पर इस काम को नहीं करती थी कि मीडिया पे अटैक नहीं करती थी। जब इस सवाल को आज पूछा जा रहा था आपसे तो आज- सवाल पूछवाए जा रहे हैं। और यही काम राहुल गांधी उनसे पहले करके गए थे। राहुल गांधी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी? फ्रस्ट्रेशन, हाँ, तो उस तरह की चीजें Frustration। तो वो दिख रहा है कि एकदम से कोई तारतम्य नहीं, जो कोई नैरेटिव सामंजस्य बनाना नहीं, चाहते बस थे कुछ- बना। उनको ये है उनको कि लगता है कि मीडिया इसके लिए वो ये दोषी चाह उनको, मैंने सुने दोनों के बयान, उनको ये था कि आप लोग मीडिया इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया। इशू ये होना चाहिए। ये क्या LOP इशू है कि को तो प्रधानमंत्री की 40 कुर्सी मिनट घेर बोलने ली, दिया या गया। वो किताब जो है वो सर, अनपब्लिश्ड है। मैंने- एलओपी नहीं बोल पाया ना। मैंने बात कहा खत्म। मैंने कहा ना, मेरा वचन ही शासन है। तो जो वो सोचे वही ठीक, बाकी सब गलत, मीडिया गलत, मोदी गलत, संसद गलत, विधान लोकसभा स्पीकर गलत, सांसद गलत, ये सब गलत हैं। जो वो बोल रहे वही ठीक है। और आजकल तो प्रियंका जी का मतलब मैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बहुत आदर के साथ कह रहा हूँ, आजकल उनमें थोड़ी सी इंदिरा जी की छवि दिखने लगी है, उनके बाल हल्के से वो कल्टीवेट कर रही हैं वो छवि। अब ये मैं नहीं जानता हूं, पर लेकिन उनमें थोड़ी झलक मुझे दिखी 1-2 दिन से जो मैं देख रहा हूं। अच्छा, आज वैसे प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो शुरू हुआ था पॉजिटिव नोट पे। ये तो पॉलिटिकल बातें तो उन्होंने काफी बाद में जाके की। वो इकोनॉमी की बात बता रहे थे, फ्रेजाइल 5 से टॉप 3 में हम आ गए, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उन्होंने कहा, और अब केंद्र में भारत है, दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है, ट्रेड डील्स करना चाहती है। पहले कहते थे लोग कि इंडिया बस मिस कर देता है, अब दुनिया को लग रहा है कि हम बस मिस ना कर दें, जल्दी से भारत के साथ जुड़ो। फिर जब उन्होंने डील्स की बात की तो कहा मदर ऑफ ऑल डील्स, EU वाली डील, यूएस की डील की बात उन्होंने की, तो फिर कहा कि पहले भी डील की बात होती थी। आज डील की हम बात करते हैं तो US EU की डील याद आती है, पहले डील की बात होती थी तो बोफोर्स डील याद आती थी। आज मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं थी उन्होंने।
और आज इस बार खाड़ी देश के साथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण डील हुई है जो आज इन सब शोरगुल में दब के रह गई। जीईसी वालों के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ गल्फ भी एक कंट्रीज FTA के हो रहा साथ है। एक अच्छा एफडीए हुआ है। वो सब ये राजनीति के शोरगुल में दब के रह गए। बाकी ट्रेड डील को बैंकिंग लेकर सौरभ बहुत सतर्कता ये है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जी राम जी पे भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ, जैसा कि फार्मर लॉ को लेकर होता था। तो इस वजह से कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल तक अपना होमवर्क करके अपने लोगों को पहुंचा के नैरेटिव काउंटर कर दिया था। वही काम ट्रेड डील को लेकर भी पार्टी करने जा रही है। जैसे 2-3 दिन के अंदर सारे डिटेल आ जाएंगे, उसके बाद तुरंत से इस काउंटर किया जाएगा। ऑलरेडी कृषि मंत्री आके बात कहना शुरू कर चुके हैं कि जो हमारी प्रमुख फसलें हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। खाद्य इसमें फसल के मामले में उन्हीं चीज़ों के आयात करने की अनुमति दी जाएगी इस ट्रेड डील में भी, जिनका हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते। जी बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बहुत ताकत तो हमारी इनकी गलतियों को सुधारने में जा रही है, अभी भी जा रही है। कि जैसे बैंकों को हमने ठीक किया, PSUs को हमने ठीक किया। एक बात उन्होंने बहुत कही और मुझे वो बात ठीक लगी और मुझे अच्छा भी लगा कि वो बात प्राइम मिनिस्टर ने उसको अंडरलाइन करके बोला। वो जो सदानंद मास्टर जी हैं केरल वाले राज्यसभा के सांसद, जिनकी टांगें काट दी थी CPIM के कार्यकर्ताओं ने 32 साल पहले, उन्होंने स्पीच दी अपने आर्टिफिशियल लेग्स टेबल के ऊपर रखकर और बताया कि ये जो लोकतंत्र करने वाले लोग हैं, ये किया था मेरा हाल। मेडन स्पीच था कल उनका। कि जी हाँ, पहली स्पीच थी कि लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने मेरे साथ ये किया था। प्रधानमंत्री ने इस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी छोड़ गया, उसको गद्दार कहते हैं, मन में इतनी खटास है। एक व्यक्ति की टांगें काट दी भरी जवानी में, उसके मुंह से कभी आप कटु वचन नहीं सुनेंगे। सदानंद मास्टर जी के मतलब बता रहे थे टेम्परामेंट में ये उनका कल्चर का फर्क है। हाँ, ये संस्कार है। संस्कार हैं जो एक से ये ऐसा बुलवा रहे हैं, दूसरे से ऐसा बुलवा रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से मतलब राहुल गांधी के जरिए पूरे परिवार पर हमला किया कि परिवार के संस्कार इस तरह के हैं। सर एक लाइन में एक जगह बोला कैसे संस्कार लेके पले बड़े हैं ये लोग, ये भी बोला एक जगह पर। अरे तो कैसे संस्कार, प्रधानमंत्रियों का परिवार है भाई, कैसे संस्कार लेके पले बढ़ेंगे? ये तो स्पष्ट है ना। जब राहुल गांधी छोटे थे, इंदिरा गांधी के साथ कितने विजुअल आते हैं, मटन खा लो या क्या खा लो, क्या खा लो, ये सब इतने वो बहुत विजुअल चलता है। प्रियंका जी राहुल जी छोटे छोटे हैं, इंदिरा नहीं जी वो है, स्टूडियो में लेके आती हैं। वो अभी गया भी नहीं है सर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बात ठीक है और ये हम सब में भी है। राहुल गांधी कहीं दिखेंगे तो पहले अटेंशन जाएगी, हर आदमी की जाएगी। राहुल वो गांधी उतना बड़ा परिवार राहुल है। गांधी खुद भी जब चलते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ ये किसी गुमान में है, यार मैं कुछ हुआ, I'm स्पेशल, ये उनमें भावना है। और दूसरा हम सब में भी है कि यार अटेंशन दो इनको। आज ही की बात है, आज सुबह प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने में तस्वीर आई राहुल जी बॉल खेल रहे हैं बच्ची के साथ घर में अपने, तस्वीर दिखाई हमने भी। अब सोचिए ऐसा कुछ नहीं था, राहुल गांधी के हाथ में एक बच्ची के साथ बॉल से खेल रहे हैं। भाई राजनीति में आए तो एक वाक्य अरे बोला बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अपने आप बोलना शुरू कर दिया। एक बहुत दिलचस्प जैसे छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, हम सब में भी है कि एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रीट्स हिम स्पेशल। इस लेवल तक सौरभ हो रहा है कि दिलचस्प चर्चा आजकल पार्लियामेंट में है ये कि जब बहुत कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही थी तब राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में नजर आते थे। अब जब ठंड खत्म हो रही है तो फुल स्वेटर में नजर आ रहे हैं। तो इस लेवल तक चर्चा होती है उनके हर चीज के बारे में। तो अब ये सर हो गया, अभी तो सेशन तो अभी 10 दिन और है, 8-9 दिन और है ना, 13 तक है। बट 13 तक है। बजट का लेके आज जो आपने तेवर देखा, कल भी तय मानिए कि कुछ होना नहीं है, बजट पे भी डिस्कशन नहीं। अब इन्होंने तो कहा है कि LOP तो बोला नहीं, बोलने नहीं दिया गया, तो फिर हंगामा तो नहीं रुकेगा जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा। अब तो खत्म ना, वो तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो हो गया। अब तो ये मौका फिर से उछालेंगे वही अलग जो उनका एजेंडा है और उसके सहारे बजट को भी फिर बजट डिस्कशन को डिटेल करने की कोशिश करेंगे। बजट पे बोलने का मौका मिलेगा ना इनको ऑलरेडी, बिल्कुल बजट पे बोलने का मौका ही शुरू हो मिलेगा जाता और है, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ शुरू वहीं से होगा, वही फोटो लेके किताब से आएंगे शुरू वो होगा कि जो उचित समझो करो। जहाँ छोड़ा था मोदी जी का पीछा, जो उचित समझो सो करो, वो छोड़ने वाला नहीं है। राहुल जी इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो मतलब अभी हमें बात करने के मौके मिलते रहेंगे बहुत सारे इस पूरे प्रकरण में, राहुल जी की दया से, कृपा से। सर बहुत शुक्रिया, आज वक्त आपका हमने काफी लिया। प्रदीप जी, अनंत जी, खासतौर पर आप बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह कृपा दृष्टि आप बनाए रखें। शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।